तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। अपने अंडरवर्ल्ड की सीरीज़ जो हमने शुरू की थी, सर्वाइवल ऑफ द डॉन्स, उसमें आज हम जिक्र करेंगे अरुण गवली ऑफ दगड़ी चौल। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिन, जो तकरीबन 3.5 लाख मिल वर्कर की स्ट्राइक से शुरू हुए थे, जहाँ से गैंग वार्स होनी शुरू हुई, एक दूसरे की मारा मारी शुरू हुई। गैंग उसके पहले भी चलते थे, लेकिन इतना खून खराबा नहीं होता था जितना खून खराबा 79, 80, 81, 82 के दौर में सेंट्रल मुंबई में होना शुरू हुआ। और वो दौर था जब वहाँ के 3 दोस्त, लोकल तीनों महाराष्ट्रियन बंधु, ये लोगों ने हाथ मिलाया और एक नया गैंग बनाया जिसका नाम था BRA गैंग। वो किस्सा आपको सुना चुके हैं, बहुत डिटेल में आपको सबको पता है, आप जानकारी रखते हो। बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली, ये तीनों ने मिलके जो एक बहुत पावरफुल ट्रयोका जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, तिकड़ी बोल देते हैं हिंदी में, वो इन तीनों ने बनाई और अपने पांव उस सेंट्रल मुंबई के इलाके में जमाए, जिसमें बाईकला, अग्रीपाड़ा, प्रभा देवी, वर्ली, ये इलाके उसमें आते थे। ओपेरा हाउस का इलाका भी काफ़ी सारा वो इसमें आता था, तारदेव तक। तो इस इलाके में इनका पूरा दबदबा जब हुआ तो उसमें ये ऐसे लोग थे जो अपने हाथों से काम करते थे। तभी भाड़े के टट्टू मिलने बहुत मुश्किल हुआ करते थे। कभी कभार कोई बहुत पैसे देके कोई क्रिमिनल खरीदा जाता था जो दूसरे को मारने का ठेका लेता था या कॉन्ट्रैक्ट लेता था, तो दादागिरी खुद करनी पड़ती थी। वही दौर था जब उस इलाके में एक सबसे बड़ा बदमाश हुआ करता था लोकल, जिसका नाम था शशि रासम। शशि रासम की कहानी आपने सुनी, बहुत लंबा चौड़ा खूंखार किस्म का आदमी था। एक ज़माने में फ़ौज में भर्ती होने गया था, लेकिन भाग आया वहाँ से और क्राइम की, जुर्म की दुनिया में धंस गया। वो शख्स जो पुलिस स्टेशन में जाके तलवार लेके आधे पुलिस स्टेशन को भगा देता था, उस आदमी के साथ इनकी दुश्मनी होती है। और वो किस्सा मैंने आपको सुनाया था, आपने बहुत पसंद भी किया था, कि कैसे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे उसको अरुण गवली और बाबू रेशम और इनके साथ इनके साथियों ने खुद तलवारें लेके उसको घेरा और उसको मारा। वो सबसे बड़ा क्राइम था अरुण गवली का, जिससे अरुण गवली का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम होके सामने आया। और वही दौर था जब स्ट्राइक चल रही थी, वर्कर खाली बैठे थे, उनको रोटी रोज़ी का सवाल था। वहाँ पे अरुण गवली ने अपनी इस किस्म की कमाई से उन वर्कर्स का हेल्प करना शुरू किया, क्योंकि दगड़ी चाल में सब ज़्यादातर लोग मिल वर्कर ही हुआ करते थे। तो वहाँ से उन लोगों के साथ रह के, चौल में ही रह के, अरुण गवली ने अपना ये धंधा क्राइम का, जुर्म का शुरू किया। और क्योंकि उनके साथ रहता था, इसलिए उन लोगों की वफादारी अरुण गवली के साथ जुड़ी रही। ये शायद अकेला डॉन है जो सारी उम्र उसी चौल में रहा। पैसा आने के बाद या एक बड़ा मर्तबा हासिल करने के बाद उस आदमी ने कभी भी दगड़ी चाल छोड़ के बाहर कहीं आलीशान बंगले में या बहुत बड़ी इमारत में रहना कभी ना सोचा, ना कभी गया। तो दगड़ी चाल के लोग इसकी प्राइवेट आर्मी थी। 300, 350 औरतें और बच्चे हमेशा इसके हुक्म की तामील के लिए तैयार रहते थे। तो ये एक होल्ड था। और दगड़ी चाल की बनावट ऐसी थी कि वो एक मिनी किले की तरह था, फोर्ट था। एक चारों तरफ ऊंची दीवारें जैसी मिल की होती हैं, उनके अंदर ऊंची दीवारों वाली चॉल्स बनी हुई, और चॉल्स में से कुछ चॉल्स को खाली करवा के, बड़े कमरे करवा के, उनमें अरुण गवली ने अपना एक इंटेरोगेशन रूम और एक फायरिंग रेंज बना के रखी थी, जिसमें अपने लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसके अंदर ही
छिपने की जगह बनाई हुई थी, ट्रेंचेस जैसे आर्मी वाले अपने वो बंकर बनाते हैं, उनको ऊपर से कैमोफ्लेज किया जाता है, कोई किचन की स्लैब रख दी जाती है, इस किस्म से उनको छुपा के रखा जाता था। और एक बार अरुण गावली को खुद पुलिस वालों ने इसी किस्म के एक बंकर से छुपे हुए निकाला था, जब एसओएस स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड का बहुत बड़ा रेड हुआ था जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद इनामदार के समय पे। इंस्पेक्टर वाली शेट्टी ने वो जो बाद में एसीपी बन के रिटायर हुए, उन्होंने वो पूरी रेड को सुपरवाइज किया था। तो वो एक ऐसा स्क्वाड था जो पहली बार बॉम्बे में बना था, जिनको उस समय के जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हुआ करते थे, उनका नाम था विस्पी कपाडिया, पारसी जेंटलमैन थे और 3 4 पता नहीं 5 डिग्री ब्लैक बेल्ट थे वो कराटे के, सेल्फ डिफेंस सिस्टम के, मार्शल आर्ट्स के। उन्होंने बहुत बारीकी से इस स्क्वाड के जो कमांडोज थे उनको ट्रेन किया था। मुझे याद है शुरू शुरू में जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो जो 15-20 मील रोज़ सुबह भाग के आते थे समुद्र के किनारे पे, उसमें अरविंद इनामदार खुद भी उनके साथ भागने जाया करते थे। तो इतना मोटिवेट किया गया था उन यंगस्टर्स को, जो डिफरेंट पुलिस स्टेशन से हट्टे कट्टे और बड़े एजाइल अलर्ट किस्म के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को लेके वो स्क्वाड बनाया गया था। और वो उनकी जो ट्रेनिंग का ही एक कारण था कि वो इतनी ऊंची दीवारों को फांद के छलांग लगा के उनके ऊपर से दगड़ी चाल में घुसे थे और अरुण गवली को पकड़ा था एक कार्बाइन के साथ। और वो भी इतनी मुखालफत जो लोगों ने की, औरतों ने, बच्चों ने, बड़े तरीके से वहाँ से निकाल के लाया गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अरुण गवली की तकरीबन उसके 30 साल की उम्र की बार की जो ज़िंदगी है, अभी वो तकरीबन 70 ईयर्स ओल्ड होने को आया है। 30 साल के बाद की उसकी 40 साल की जो ज़िंदगी है वो या तो दगड़ी चाल में निकली है या महाराष्ट्र की बाकी जेलों की सलाखों के पीछे निकली है। सबसे ज़्यादा मर्डर अगर किसी गैंग ने किए हैं वो अरुण गवली का गैंग है। उसके बाद अमर नायक और छोटा राजन के लोगों का नंबर आता है। पठान गैंग ने बहुत कम गिनती के कुछ मर्डर अंडरवर्ल्ड में उनका रहा है। इसी तरह वरदा राजन ने काम बहुत किए लेकिन दूसरों से करवाए, अपना नाम कभी सामने नहीं आने देता था। और एक ही केस में जब नाम आया तो उसको मुंबई छोड़ के भागना पड़ा 1988 में। अरुण गवली अकेला ऐसा डॉन था जो कभी देश छोड़ के तो जाना आप छोड़िए, भूल जाइए, मुंबई छोड़ के भी बहुत कम बाहर जाता था। बाहर गया तो सिर्फ जेल में गया, नहीं तो दगड़ी चाल से बहुत कम निकलता था। जो बड़े फंक्शन होते थे गणपति सेलिब्रेशंस में या पूजा में, दुर्गा पूजा में, या जो डांडिया रास हुआ या और किसी किस्म की रिलीजियस फंक्शन, सब के सब दगड़ी चाल में ही किए जाते थे। बाहर कहीं नहीं जाता था जैसे दूसरे लोग बाहर जाके फंक्शन में अटेंड किया करते थे। तो दगड़ी चाल अपने आप में एक मिनी जिसको आप कह सकते हो जेल की किस्म की उसकी लोकेशन है। वो आप उसको ओपन एयर जेल कह सकते हो कि दीवारों के पीछे रहना है लेकिन रहने की आपको आज़ादी है। तो वो एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था अरुण गवली के लिए, जहाँ पे उसको 24 आवर्स प्रोटेक्शन मिलती थी। उसने कभी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया, कभी इस किस्म के बाउंसर वगैरह नहीं रखे जो कई गैंगस्टर ने रखे साथ में। उसके जो सो कॉल्ड बॉडीगार्ड होते थे वो उसके अपने ही लोग होते जो देखने में हट्टे कट्टे नहीं लगते थे लेकिन हथियार चलाने में बाखूबी एक क्राउड बन के, एक मॉब बन के अरुण गवली की रक्षा करते थे। और जब कभी अरुण गवली को घर से निकलना पड़ता था दगड़ी चाल से तो उसके साथ कम से कम 150-200 औरतें, बच्चे और मर्द उसके चारों तरफ चलते थे। कोर्ट में भी उसके साथ 150-200 आदमी
हमेशा साथ में जाता था ताकि किसी किस्म का कोई अटैक उसके ऊपर ना हो। बड़े बड़े शार्प शूटर दूसरे लोगों ने तैयार किए, जिनमें मुन्ना झिगड़ा, एक बार उसको भेजा गया छोटा शकील की तरफ से अरुण गवली पे हमला करने के लिए। जब एक इलेक्शन मीटिंग में इसकी, जब इलेक्शन एमएलए की इलेक्शन लड़ा था, उसमें एक मीटिंग में, लेकिन मुन्ना झिगड़ा जैसे आदमी को भी वापस आना पड़ा क्योंकि अरुण गवली के नज़दीक जाना बेहद मुश्किल था और रिस्की था। अगर गोली चला भी देता मुन्ना झिगड़ा तो शायद वहाँ से बच के नहीं निकलता, इतने लोग अरुण गवली के आसपास थी। मेरे साथ जो मुन्ना झिगड़ा की बात हुई थी एक बार, तो मैंने वो एपिसोड आपको बना के सुनाया। उसमें मुन्ना झिगड़ा ने माना कि उसकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जो था वो अरुण गवली तक पहुंचना था, जो वो नहीं पहुंच सका। ये उसने खुद कबूल किया था। तो ये एक अरुण गवली के सर्वाइवल की कहानी थी। तकरीबन लोग कहते हैं जिसमें अब 10-12 केसेस तो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन कहा जाता है कि 50 से ज़्यादा लोगों को दगड़ी चाल के अंदर ही टॉर्चर करके मारा गया। उसमें जो कुछ केसेस में अरुण गवली के लोगों को अंदर जाना पड़ा। 2 केसेस में अरुण गवली के खिलाफ भी हुए, जो जिन लोगों को मारा गया था वहाँ पे और उनकी लाश नज़दीक कहीं इलाके में फेंक दी गई थी। उनमें से एक अच्छे अमीर ख़ानदान का बेटा भी था, उसने कंप्लेंट की, केस लड़ा और अरुण गवली को उसमें सज़ा भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा केस जो कहा तो ये जाता है कि शायद उस केस में अरुण गवली का हाथ नहीं था। शिवसेना कारपोरेटर जमसंदेकर के मर्डर का केस, अरेंज सुपारी अरुण गवली ने ली थी, लेकिन उसके ऊपर भी किंतु परंतु किया गया। कहते हैं ना कि जब आप बड़े बड़े केस करके आप बच जाते हो, लेकिन किसी ऐसे केस में अटक जाते हो जहाँ पे आपका रोल बहुत कम होता है। कुछ इसी तरह का जो अटकने वाली बात आई वो जमसंदेकर के मर्डर केस में आई, जब राकेश मारिया डीसीपी क्राइम या जॉइंट सीपी क्राइम हुआ करते थे उनके टाइम पे। मारिया वॉज अ क्राइम एक्सपर्ट, बेसिकली अंडरवर्ल्ड का बहुत एक्सपर्ट था, बहुत अच्छे लिंक थे और केस को बनाना बहुत अच्छी तरह आता था। कई बार ऐसा होता है केस मजबूत होता है लेकिन कमज़ोर वकील की वजह से कोर्ट में खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए केस में बहुत तैयारी की जाती है, गवाहों को मजबूत रखना पड़ता है। तो वो केस ऐसा प्रिपेयर किया गया कि अरुण गवली को उसमें ताउम्र की सलाखों के पीछे सज़ा हुई। और वो अरुण गवली जिसने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए अपनी नई पार्टी बनाई, उस पार्टी की तरफ से खुद इलेक्शन लड़ा और उसका एक ख़ास आदमी हुआ करता था, उसको एमएलए बनाया, कारपोरेटर बनाया, 2 बार वो कारपोरेटर जीता। बाद में उसी केस में जमसंदेकर के केस में उसको भी सज़ा हुई। उसका किस्सा मैं आपको बाकी है अभी बहुत दिनों से, वो आपको सुनाऊंगा। उसके साथ साथ जो इलेक्शन के बाद अरुण गवली खुद एमएलए बना और उसके बाद उसकी बेटी कारपोरेटर बनी, जो आज भी कारपोरेटर है। तो ये एक पॉलिटिकल चोगा जो अरुण गवली ने पहनने की कोशिश की थी, बेसिकली इसलिए की थी कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिली रहे। एक एमएलए का जो दबदबा रवाब होता है वो उसके क्राइम की दुनिया के साथ साथ जुड़ा रहे। लेकिन पुलिस की सख्ती इतनी थी कि उसको ना तो असेंबली में जाने दिया जाता था, ना उसको कोई एमएलए वाली फैसिलिटी पुलिस उसको देती थी। तो इस तरीके से अरुण गवली का वो जो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहा था ज़िंदा रहने का, सर्वाइवल का, उसको कर्टेल किया राकेश मारिया और उसके साथी पुलिस वालों ने। और आज के दिन में अरुण गवली वही सज़ा, उम्र कैद जो है, जो मरने तक भुगतनी पड़ती है, उसके तहत जेल के अंदर है। और बहुत बार उसको छोटे छोटे कारण की वजह से पैरोल पे आता है, लेकिन जेल में उसने अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा बना के रखा है कि उसकी कभी पैरोल रिजेक्ट नहीं होती। वो जितने दिन की पैरोल होती है उतनी काट के वापस फिर जेल में चला जाता है। और जेल में भी जिस भी जेल में जाएगा, पूना जेल हो या नागपुर जेल हो या अमरावती जेल हो, वहाँ भी उसके साथ उसके 25-30 खास नंबरकारी
उसके साथ जेल में रहते हैं। जेल के अंदर भी उसकी प्रोटेक्शन की जाती है उसके अपने लोगों की तरफ से। मैंने आपको एक पहले एपिसोड में एक फोटोग्राफ मैंने एक छापी थी जो अमरावती जेल की थी, जिसमें एक पेड़ के नीचे अरुण गवली बैठा है और उसके साथ उसके तकरीबन 20 बड़े आदमी इसके गैंग से जुड़े हुए वो उसके चारों तरफ खड़े हैं। अकेला अरुण गवली बैठा हुआ है, बाकी सारे के सारे गैंगस्टर जो हैं वो खड़े हैं। तो ये अरुण गवली का एक दबदबा, और इसके साथ साथ उसने अपने बेटे और बेटियों को इस तरफ नहीं आने दिया, उनको पढ़ा लिखा के अपनी उनकी जो क्राइम की दुनिया से दूर की जो लाइफ है उसमें सबको एडजस्ट किया। लेकिन अपनी सर्वाइवल के लिए उसने कुछ ऐसे काम भी किए जो अक्सर गैंग में नहीं होते हैं। अपने बहुत सारे जो इसके खास नंबरदारी थे, जिनमें सदा मामा, कितने नाम मैंने आपको पहले गिना चुका हूँ, एपिसोड भी बना चुके हैं। जिन लोगों से इसको जब जब खतरा लगा कि ये लोग जिंदा रहेंगे तो मेरी सरदारी, मेरी लीडरशिप को खतरा हो सकता है, तो इसने पुलिस वालों से मिल के उनका एनकाउंटर करवा दिया। वो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। फिर कभी डिटेल में कभी वक्त मिलेगा तो उस किस्म की सीरीज चलाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे खाली अरुण गवली नहीं, बाकी गैंगस्टर भी जब उन्होंने अपने किसी आदमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए, जिसको हम इंट्रा गैंग राइवलरीज कहते हैं, गैंग के अंदर की जो हलचल होती है, वो अपने आप में बहुत अजीब किस्म का एक और सनसनीखेज किस्म का सब्जेक्ट है। उसकी बातें भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो अरुण गवली ने अपनी पोजीशन और मजबूत करने के लिए, और दगड़ी चाल का जो बदलता चेहरा है आज के दिन में, जो 300 350 वहाँ पे फैमिलीज रहती हैं आज भी, उनको सबको साथ में लेके एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना के उसको पूरी के पूरी चौल के एरिए को रीडेवलपमेंट में डाल के बहुत बड़े टावर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट वही बिल्डर कर रहे हैं जिन बिल्डर से एक समय पे अरुण गवली हफ्ता वसूल किया करता था। तो ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है कि वही लोग जिनसे आप पैसा एक्सटॉर्ट करते थे, वही लोग आज पैसा कमाने के लिए आपके लिए रीडेवलपमेंट का हाई राइज टावर्स बना के आपको घर बना के दे रहे हैं। उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत से लोग जिनको जो नाराज़ हैं कि उनको उतनी जगह नहीं मिल रही जितनी जगह के वो हकदार थे। तो आने वाले दिनों में शायद कुछ लोग अरुण गवली के खिलाफ बगावत करके कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं उस ज़मीन पे अपना हक जताने के लिए। लेकिन तब तक अरुण गवली करोड़ोंपति बन गया, हज़ारों करोड़ों कमाए, लेकिन असली ज़िंदगी में उसकी जो उसमें किस्मत में जो लिखा हुआ है वो जेल के पीछे रहना ही लिखा हुआ है। कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार की कुछ पॉलिसी बदले, उसको कोई परमानेंट रिलीफ मिले, बाकी की सज़ा काटने से कुछ सज़ा माफ़ी कर दी जाए कि इतने साल जेल में काट लिए, बाकी आपको माफ़ करते हैं, जैसे कुछ केसेस में ऑलरेडी हो चुका है, जिससे पप्पू कलानी और भाई ठाकर के केस में हुआ है। शायद अरुण गवली को कोई आने वाले दिनों में रिलीफ मिले और वो फिर एक आज़ाद ज़िंदगी दगड़ी चाल, नई दगड़ी चाल जो बन रही है उसमें व्यतीत कर सके। आने वाले दिनों में दूसरे गैंगस्टर की सर्वाइवल स्किल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।